सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एडुग्रोन क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। आई होप यार आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। मैं हूं आपका आशीष सर। सो यार देखो, आज हम लोग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस क्लास 10th का लास्ट यूनिट डिस्कस करने जा रहा है, जिसका नाम है जनरल इंश्योरेंस, दैट इज यूनिट नंबर 5। ठीक है, काफी बड़ा ये चैप्टर है देखा जाए तो, एज कंपेयर टू अदर चैप्टर। ये चैप्टर में काफी सारी चीजें यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, बट अपन कोशिश करेंगे यार कम से कम टाइम में अच्छे से सारे चीजों को समझने का। ठीक है, वैसे मैंने आपको कहा था कि सैटरडे या संडे तक मैं वीडियो ले आऊंगा, बट मैं नहीं ला पाया। उसके लिए सबसे पहले सॉरी यार, काफी ज्यादा बिजी था। उसके बाद इसका प्रेजेंटेशंस भी रेडी करना काफी समय लग गया, बट वीडियो आज फाइनली पब्लिश हो गई है। अब आप एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट नहीं करते हैं, चलते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि भैया जनरल इंश्योरेंस होता क्या है ना। तो याद करो, क्लास 9th में अगर आपने बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पढ़ा होगा तो उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस को हम लोग देखे थे। उसका लास्ट टॉपिक था जनरल इंश्योरेंस को करके, है ना। वहीं से मैंने ये पीपीटी उठा लाया है इसमें बनाने के लिए। तो जनरल इंश्योरेंस को पहले समझते हैं। देखो, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स दैट डू नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, है ना। ऐसे इंश्योरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो लाइफ इंश्योरेंस के अंडर में नहीं आते हैं, उसके अलावा जितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं उन्हें हम लोग जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे डैमेज और लॉस मे बी कॉज्ड बाय फायर, एक्सीडेंट या थेफ्ट, है ना, आर सम एग्जाम्पल ऑफ जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, अभी और एग्जांपल्स कुछ देखेंगे। उसके अलावा आता है आपका और भी डिफरेंट टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस, लाइक घर में आग लग जाना, उसके लिए, उससे बचने के लिए हम लोग फायर इंश्योरेंस करा के रखते हैं। बचने क्या, बस थोड़ी ना जाओगे, है ना, कंपनसेशन उसका मिल जाएगा आपको जनरली। मैरीन इंश्योरेंस, जो बड़े बड़े जो शिप्स चलते हैं, कार्गोज लेकर ट्रांसपोर्ट करते हैं वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो हो सकता है इन शिप्स का एक्सीडेंट हो जाए, उनमें जो आपका सामान जा रहा है उसका नुकसान हो जाए, है ना, तो उनका इंश्योरेंस, है ना। व्हीकल एक्सीडेंट, व्हीकल का इंश्योरेंस, एक्सीडेंट का, और अदर लाइफ इंश्योरेंस लाइक चोरी से, थेफ्ट या बल्गरी से रिलेटेड इंश्योरेंस, ये सारे के सारे हमारे जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जो भी मैंने अभी आपको बताया ये सब लाइफ के पार हैं। ठीक है, तो लाइफ से रिलेट ना करते हुए इसके अलावा जितने टाइप के आपके माइंड में चीजें चलती हैं वो सारे के सारे हमारे जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। ठीक है, एज फॉर द लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑल्सो कम एट अ प्राइस इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम। ठीक है, तो यहां भी जैसे लाइफ इंश्योरेंस में हम पढ़े थे, हम वहां भी प्रीमियम दिया करते थे, उसी तरीके से हमको यहां भी पर मंथ या पर 3 मंथ पे या 6 मंथ पे या 1 ईयर पे हम यहां भी प्रीमियम प्रोवाइड करते हैं। तभी तो उस प्रीमियम का कंपनसेशन मिलेगा अगर हमारे साथ कुछ घटना घटती है तो। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स बात करते हैं, जनरल इंश्योरेंस का कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखो, इफ अ पर्सन हैव अ कैंसर, मान लो एक पर्सन को कैंसर है एंड दे डाइड ड्यू टू कैंसर, देन दे आर कम इन अंडर द लाइफ इंश्योरेंस। ये तो लाइफ इंश्योरेंस में आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिंदगी चली गई, टपक गए, है ना, तो ये तो पूरा लाइफ इंश्योरेंस पे आएगा। बट इफ अ पर्सन फेसिंग मेजर इंजरी इन द रोड एक्सीडेंट एंड दे आर पार्शियली हैंडीकैप हो गया, है ना, दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट इज अंडर द जनरल इंश्योरेंस। ये हमारा जनरल इंश्योरेंस में आ जाता है। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखो, इफ देयर इज अ डैमेजिंग प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ पीपल और पर्सन, देन दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट इज कम आल्सो अंडर इन जनरल इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस के अंडर में आता है। आपका कोई प्रॉपर्टी या कोई आपका एसेट यानी चोरी हो गया, या आपके प्रॉपर्टी यानी लाइक घर में कहीं आग लग गया, तो ये सब जो है हमारा जनरल इंश्योरेंस में आता है। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है जनरल इंश्योरेंस जो अगर आप कराए रखते हो अपने घर का, अपने एसेट्स का, अपने कार का, अपने ऑटोमोबाइल्स का, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदे हैं, जरा इसको देखो। सबसे पहले, इट प्रोटेक्ट योर मेनी एसेट्स। आपके काफी सारे अलग अलग टाइप के एसेट्स को, आपका घर भी एक तरीके का फ्यूचर एसेट्स है, आपकी व्हीकल भी एक तरीके से एसेट्स हैं, है ना। आप 10 किलोमीटर दूर जॉब करने जा रहे हो, है ना, सर्विस लेकर जाओगे तो लेट पहुंचोगे, उसमें सैलरी कटेगी, अपनी कार होगी तो मस्त पेट्रोल डलाओ और चल दो। तो एक तरीके से ये भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है ना। तो इन द कोर्स ऑफ लाइफ एवरीवन बिल्ड अ कॉर्प्स, दिस इंक्लूड एसेट सच एज योर होम, योर प्लेस ऑफ बिजनेस,
ये 2 और 4 व्हीलर व्हीकल्स हो गए आपका, लाइक आपका जहां बिजनेस कर रहे हो या फिर अपना खुद का बिजनेस चल रहा है, आपकी दुकान जो है, आपका घर जो है, आपकी जो गाड़ियां हैं, ये सब कहीं ना कहीं आपके एक तरीके से फ्यूचर एसेट्स हैं। एसेट्स यानी फ्यूचर में चल के आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो फ्यूचर एसेट्स हैं ये, ठीक है। ऑल्दो इट इज रिकमेंडेड दैट यू परचेस सेपरेट इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर ऑल अवर एसेट्स, ठीक है। यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर अ बेसिक जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी दैट कवर ऑल दिस एसेट्स अंडर वन पॉलिसी। तो इसके लिए क्या करते हो, कुछ लोग अपने घर का अलग इंश्योरेंस करा के रखते हैं, कुछ अपनी दुकान का, बिजनेस ऑफिस का अलग इंश्योरेंस करा के रखते हैं, कोई अपनी व्हीकल का अलग इंश्योरेंस करा के रखते हैं। इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस एक और टाइप की पॉलिसी प्रोवाइड करती है जिसमें आप एक ही पॉलिसी के अंदर ये सारे टाइप की इंश्योरेंस, मतलब अपने घर का भी, अपने बिजनेस ऑफिस का भी, अपने गाड़ियों का भी, गाड़ी का भी, अपने एक्सीडेंट का भी, ये सब की सब वन पॉलिसी में भी आ जाता है। तो ये पहली बेनिफिट तो ये मिल जाती है। दूसरा है यू हैव समवन टू टर्न टू इट इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। भैया किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचने के लिए आप मस्त एंजॉय, लाइफ बहुत मस्त चल रही है और अचानक से आपके घर में आग लग जाता है, आपकी कॉर्पोरेट, आपकी कंपनीज में आग लग जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है रायोट्स की वजह से या दूसरी चीजों की वजह से, क्या आ जाएगी स्ट्रेस। तो भैया अगर चलो बचा तो नहीं सकते, आग लग गई, जल गया, नुकसान हो गया, बट यार कम से कम जीरो पैसा होने से, रोने से अच्छा है कम से कम कंपनी कुछ तो कंपनसेशन आपको दे देगी। चलो 20 लाख का नुकसान हुआ, 15 लाख तो कंपनी दे दी, थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस कम हुआ, तो स्ट्रेस सिचुएशंस में भी काम आता है। योर फाइनेंशियल इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड। आपने जो फाइनेंशियली जो पैसा लगा रखा है, ठीक है, कभी कभी हो सकता है आपने 10 लाख का कोई प्रीमियम ले रखा है और आपका ऑफिस या आपका घर जला और वो 10 लाख के अंदर आता घर बना है, तो अच्छा है, आपके इंटरेस्ट के साथ आपको मिल गया। अदरवाइज आपको भैया मान लो 15 लाख का घर था, 10 लाख का इंश्योरेंस कराए थे, तो 10 लाख तो मिला ना, नहीं कराया होता तो जीरो लेके बैठते, रोते, है ना, ये हाल हो जाता। नाउ इट गिव्स यू सेंस ऑफ रिलीफ भी प्रोवाइड करता है भैया, शांति प्रोवाइड करता है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो कांड, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ गरीब तो रोड पे तो नहीं आ जाएंगे, कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिलेगा, हम उसे दोबारा खड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जनरल इंश्योरेंस अगर आपने करा रखा है तो, ठीक है। आगे बात करते हैं कितने टाइप के जनरल इंश्योरेंस इंडिया में चलते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इंश्योरेबल। अपने इंडिया में ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें, आपका लैपटॉप, आपके मोबाइल, आपका कैमरा, आपका हाथ, आपका पैर, आपकी आईज, आपकी पूरी बॉडी, आपका लाइफ, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं इंश्योरेबल हैं, आप इसको इंश्योरेंस करा सकते हो, ठीक है। हाउएवर जनरल इंश्योरेंस इन इंडिया इज बाइफर्टेड एज अ फायर, इंजीनियरिंग, मैरीन एंड मिसलेनियस इंश्योरेंस। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फायर इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस होता है। IRCTC में जब टिकट बुक करते हो या बस की टिकट बुक करते हो तो उसमें कुछ परसेंट, कुछ 1 रुपए या कुछ 2 रुपए आपका कटता है इंश्योरेंस में, है ना। अगर आप ट्रेन में जा रहे हो, अचानक से हादसा हो जाता है तो कौन भरपाई करेगा, तो है ना, ट्रैवल इंश्योरेंस। फिर मोटर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, कमर्शियल इंश्योरेंस आर सम टाइप ऑफ इंश्योरेंस विच आर प्रोवाइडेड इन इंडिया, ठीक है। ये कुछ इंश्योरेंस के टाइप हो गए। अब वन बाय वन हम सारे इन इंश्योरेंस के बारे में समझेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। फायर इंश्योरेंस के बारे में देखेंगे, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस देखेंगे, थेफ्ट एंड बर्गलरी इंश्योरेंस देखेंगे और प्रोसीजर्स कुछ देखेंगे और उसके साथ हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है भाई फायर इंश्योरेंस। अगर घर में आग वगैरह लग गई तो क्या होगा। देखो यार चैप्टर है बहुत बड़ा, अब मैं एक एक लाइन पढ़ पढ़ के समझाने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आप बोर हो जाओगे, आप पढ़ोगे नहीं ना ही आपके पास अब इतना टाइम है कि भाई कम एग्जाम आ गया है, लगभग सर पे चढ़ा हुआ है ना। इतना टाइम मैं कोशिश करूंगा हर टॉपिक को शॉर्ट से शॉर्ट आपको इजीली हिंदी में समझाने की, बाकी लिखना आपका काम है। आप किस तरीके से मेरे दो हिंदी वर्ड्स को समझ के उसको 4 या 10 लाइन में इंग्लिश में लिख पाओ, ये आप पे काम करता है, ठीक है। बाकी जब आपका एग्जाम ओवर हो जाएगा न्यू सेशंस में हम कोशिश करेंगे टॉपिक वाइज में चीजों को समझाने का, जिसमें हम डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। ये वन शॉट वीडियो है तो अपन बहुत तेजी से वन शॉट के तरीके से हर टॉपिक को वन शॉट में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऐसा मत कहना कि सर आपको थोड़ा सा और समझाना चाहिए था इस टॉपिक में, यार कम टाइम है ना अपने पास, कम टाइम में ज्यादा कवर करना है, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो देखो फायर इंश्योरेंस की बात करते हैं। देखो फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द इंश्योरर इज रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन premium agrees to indemnify the insured assured for the finance loss which the insured may suffers due to destruction or damage of property or goods caused by fire during a specific period। मान लो आप एक इंश्योरर हो, आप एक इंश्योरर हो,
जो इंश्योरेंस कराओगे, आपने 5 साल का, ठीक है, 5 साल का फायर इंश्योरेंस करा रखा है। क्या करा रखा है? फायर इंश्योरेंस करा रखा है कि 5 साल का पॉलिसी कितने की है? 5 साल की 10 लाख रुपए आपको रिटर्न देगी, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर, और आप हर मंथ या हर 6 मंथ पे, हर 6 मंथ पे मान लो आप कितना 20,000 रुपए प्रीमियम भर रहे हो, हर 6 मंथ का 20,000 प्रीमियम भर रहे हो। अब इस 5 साल के दौरान अगर आपके घर में ऐसा कुछ डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, फायर लग जाती है ना, ऐसे कुछ प्रॉब्लम, आपके फर्नीचर्स वेस्ट हो जाते हैं, फायर लगने से अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो 10 लाख तक का कंपनसेशन आपको प्रोवाइड कराएगा आपका इंश्योर्ड एजेंट उस कंपनी से, ठीक है। यही होता है हमारा फायर इंश्योरेंस, ठीक है। अब 10 द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस आर एज फॉलो। द फाइनेंशियल लॉस शुड बी ऑन अकाउंट ऑफ फायर रिजल्टिंग इन डैमेज और डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ऑफ गुड। अगर आपकी प्रॉपर्टी या आपके अंदर रखे हुए एसेट्स या अंदर रखे हुए गुड्स कुछ भी फायर की वजह से अगर नुकसान होता है, और अगर आपने फायर इंश्योरेंस ले रखा है और आपकी पॉलिसी का भी पीरियड चल रहा है, देन इन केस में आपको अच्छा खासा कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत, हाँ, 10 लाख का प्रीमियम करा रखी हो, आपके घर में 11-12 लाख का नुकसान हो गया, तो ठीक है, 0 मिलने से अच्छा है कि 10 लाख तो मिला, है ना। आगे है द मैक्सिमम अमाउंट विच द इंश्योर्ड कैन क्लेम द कंपनसेशन इन द इवेंट ऑफ लॉस इज एग्रीड टू बिटवीन द पार्टीज एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। जब आप किसी एजेंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो फायर इंश्योरेंस का, है, तो आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भैया 5 साल के लिए करो और हम आपको 10 लाख रुपए तक वापस करेंगे अगर आप हर 6 महीने में 20,000 जमा कर दो। वहीं आप हर 6 महीने पर 40,000 जमा करो, हम आपको 5 साल में 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। तो वो आपके और आपके पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना, आपने कौन सा प्लान इंश्योरेंस का ले रखा है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इट शुड बी अंडरस्टूड हियर दैट इवेंट दैट रिजल्ट इनटू फाइनेंशियल लॉस वुड बी फायर, ध्यान रखना, नॉट एक्सीडेंट। किसी दूसरे एक्सीडेंट की वजह से आपके घर में कोई नुकसान हुआ है, उससे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आपने फायर इंश्योरेंस ले रखा है, फायर की वजह से अगर कोई नुकसान होता है तब आपको कंपनसेशन मिलेगा, इसके अलावा कुछ होता है ना, तो नहीं मिलेगा। सेकेंडली, द फाइनेंशियल लॉस अगर आपको होता है रिजल्टिंग फॉर डैमेज टू योर प्रॉपर्टी में मच मोर देन द सम एश्योर्ड, इन सच केस इंश्योरर वुड बी लायबल टू मेक पेमेंट ऑफ द सम एश्योर्ड ओनली, ठीक है। मान लो आपका नुकसान हो गया, ये वाला प्लान लिए थे आप, ठीक है। मान लो आपका नुकसान हो गया 15 लाख का, 15 लाख का नुकसान हो गया, तो भैया 15 लाख का नुकसान हुआ है, ठीक है, बट आपने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है ना, तो आपको सिर्फ जो सम एश्योर्ड आपका कितना है, आपकी जो सम एश्योर्ड वैल्यू है वो तो 10 लाख रुपए ही है ना, तो 10 लाख रुपए ही आपको कंपनसेशन में मिलेगा। बाकी 5 साल का आप 5 लाख का फाइनेंशियल लॉस आप फिर भी फेस करोगे, ठीक है। चलो एग्जांपल है, देखो एक एग्जांपल दिया है कि इफ अ पर्सन हैज इंश्योर्ड हर हाउस फॉर ₹10 लाख अगेंस्ट लॉस बाय फायर, ठीक है, द इंश्योरर इज नॉट लायबल टू पे द फुल सम अनलेस द हाउस इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर बट ओनली पे द एक्चुअल लॉस सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹10 लाख। अब मान लो आपके घर में आग लगा और आपके घर का जो नुकसान हुआ है वो 2 लाख रुपए का ही हो रखा है। आपने ये देखो, मैं सेम प्लान की बात, यही प्लान ले रखा है आपने, और आपके घर में जो नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ फायर वो सिर्फ 2 लाख रुपए तक का ही नुकसान हुआ है, तो आपको क्या 10 लाख रुपए मिल जाएगा? नहीं, आप टीम आएगी, चेक करेगी, नुकसान कैलकुलेट करेगी, 2 लाख का नुकसान हुआ है तो 2 लाख रुपए ही आपको देगी, है ना, ऐसा नहीं 10 लाख देगी। और 8 लाख का नुकसान हुआ है तो 8 लाख ही देगी, 10 लाख का नुकसान हुआ 10 लाख ही देगी, 15 लाख का नुकसान होगा तो भी 10 लाख ही देगी, 5 लाख का फिर भी नुकसान आप फेस करोगे। तो ये पॉलिसी वैसे ही होती है, ऐसे ही काम करता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस क्या है फायर इंश्योरेंस का। फायर इंश्योरेंस के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, देखो सबसे पहला है कि फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड द सिक्योरिटी ऑफ होम, आपका होम के अंदर जो स्टॉक रखे हो, फर्नीचर, बिजनेस बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज एसेट्स व्हिच गेट डैमेज ड्यू टू फायर एक्सीडेंट की वजह से आपकी जो भी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, ठीक है, उसका कंपनसेशन आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो सबसे पहला देखो, फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड द बेनिफिट फॉर द होम ओनर इन दिस वे, किस किस तरीके से आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है अगर आप फायर इंश्योरेंस ले रखे हो अपने घर का। तो इट प्रोवाइड द कॉस्ट ऑफ डैमेज फॉर द बिल्डिंग, अगर आपकी बिल्डिंग डैमेज होती है तो बिल्डिंग की जो कॉस्ट है
वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, 10 लाख का प्रीमियम ले रखे हो तो भले 20 लाख की बिल्डिंग थी, 20 लाख का नुकसान हुआ, लेकिन 10 लाख ही मिलेगा, 20 लाख नहीं मिलेगा, ठीक है। इट प्रोवाइड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट इफ एनी फर्नीचर इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द फायर एक्सीडेंट लाइक प्लाईवुड फर्नीचर, कारपेट्स, क्लॉथ्स। जो भी कुछ आपके घर के अंदर का प्लाईवुड फर्नीचर वगैरह नुकसान हुआ है, उस नुकसान को टीम आएगी, कैलकुलेट करेगी और जितना पैसा होगा वो आपको देगी अंडर योर पॉलिसी प्लान के अंदर, ठीक है। इट प्रोवाइड रिप्लेसमेंट और रिपेयर कॉस्ट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक। अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है तो उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको प्रोवाइड करेगी, या फिर उसको रिपेयर करके भी देने की। अगर रिपेयर हो जाएगा तो रिपेयर करके आपको वो खुद रिपेयर करवा के आपको देगी, ठीक है। ज्यादातर रिपेयर करवा के देते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान को, ठीक है। विच इज डैमेज ड्यू टू फायर लाइक टेलीविजन, कंप्यूटर, एयर कूलर्स वगैरह, ठीक है। फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड बेनिफिट टू द बिजनेस इन द फॉलोइंग वेज। होम का देख लिया, अगर घर में आग लगती है तो इस तरीके से आपको बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाएगा। वहीं पे अगर आपकी कोई कंपनी है, आपकी कोई ऑफिस है, आपका कोई दुकान है, उसमें ऐसा कुछ होता है तो इट कवर द कॉस्ट ऑफ स्टॉक डैमेज ड्यू टू फायर। तो आपके दुकान में, आपके ऑफिस में जो स्टॉक रखे हुए हैं, है ना, तो उसका कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी अगर वो जलता है तो। ध्यान रखना प्लान कौन सा लियो, बार बार प्लान इसलिए बोल रहा हूं कि आपने 5 ईयर का 10 लाख रुपए का प्लान लिया है और अगर आपके दुकान में 10 लाख से ज्यादा का सामान है ना, 15 लाख का सामान था और ये 15 लाख का सामान जल गया, प्रीमियम आप 10 लाख का लिए तो 10 लाख रुपए ही आपको मिलेगा, बाकी का 5 लाख का लॉस तो आपको झेलना ही पड़ेगा। वहीं अगर आपके दुकान में सिर्फ 5 लाख का ही स्टॉक बर्न हुआ है, बाकी बच गया है, तो 5 लाख रुपए आपको कंपनी देगी, ना कि पूरा का पूरा 10 लाख देगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। इट प्रोवाइड द डेथ बेनिफिट टू द एम्प्लॉय इन केस ऑफ डेथ अकर्ड ड्यू टू फायर। अगर फायर एक्सीडेंट के दौरान अगर आपका या कोई आदमी जो है उनका अगर डेथ होता है तो उसके लिए भी कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। इट प्रोवाइड द रिप्लेसमेंट और रिपेयर कॉस्ट फॉर द मशीन्स। अगर मशीन्स पूरी तरीके से जल चुका है, खराब हो चुका है, तो उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट देगी, अगर वो बन सकता है तो रिपेयर करके आपको देगी, ठीक है। इट प्रोवाइड द मेडिकल एक्सपेंसेस देगी एम्प्लॉय को अगर उसको इंजर्ड हुआ होगा ड्यूरिंग द फायर एक्सीडेंट, मेडिकल का पूरा खर्चा भी देती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है अगर आप फायर इंश्योरेंस करा के रखे हो अपने ऑफिस से या अपने घर का, तो ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसी में प्रॉक्सिमिटी क्लॉज क्या होते हैं। फायर इंश्योरेंस में प्रॉक्सिमिटी क्लॉसेस क्या होते हैं, देखो। इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ क्लेम अंडर द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इट विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रूव दैट द लॉस इज एट्रीब्यूटेड टू फायर. It will also be essential to prove that the fire must be efficient proximate cause for the loss. ठीक है, मतलब क्या है कि आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई आपके जो नुकसान हुए हैं घर में वो आग की वजह से ही हुए हैं, है ना। ये कुछ अप्रोक्सीमेटिक क्लॉसेस है, प्रॉब्लम्स है, मतलब देखा जाए एक तरीके से आपको यहाँ पे कुछ प्रूफ्स देने होंगे। ऐसे ही वो एजेंट आएगा तो आपने पता चला कि भाई आपने पता चला कि आग लगने से घर में जो नॉर्मली आप घर में खुद ही आग लगा दी और गए इंश्योरेंस मांगने और पता चल गया ना गलती से खुद ही आग लगाए हो तो घंटा नहीं मिलने वाला कुछ भी, ठीक है। अगर वहीं जनरल कुछ होता है, जनरली शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसे कुछ हरकत ऐसे कुछ वजह से अगर होता है, इस केस में आपको भाई बेनिफिट मिलेगा, है ना। अब मान लो घर में 2 लाख का सामान ही जला है ना, 10 लाख का प्लान ले रखे हो, बाकी क्या बोलोगे यार लेना है तो पूरा 2-4 फर्नीचर खुद से जलाने बैठ गए, है ना। तो भाई वो कंपनी जब आएगी ना एक एक चीज की इन्वेस्टिगेट करेगी, अगर उनको थोड़ा भी डाउट लगता है ना तो भैया आपको 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी कुछ हरकतें बिल्कुल मत करना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगला है स्कोप ऑफ फायर इंश्योरेंस। क्या क्या स्कोप से फायर इंश्योरेंस में, तो देखो टाइप्स ऑफ लॉसेस कवर्ड बाय फायर इंश्योरेंस। किस किस टाइप का लॉसेस अगर होता है तो आपको फायर इंश्योरेंस के तहत आपको कंपनसेशन मिलेगा। किस किस टाइप के लॉसेस ड्यूरिंग फायर इंश्योरेंस, ये जरूर देखना। लॉसेस विच इज नेसेसरी कंसिक्वेंसेस ऑफ फायर इन द सेंस दैट हैड देयर बीन नो फायर इट वुड नॉट हैपन, ठीक है। मतलब अगर फायर की वजह से कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तब, फायर की वजह से नहीं हुआ, किसी और की वजह से हुआ है, देन प्रोवाइड नहीं होगा। लॉस विच इज रीजनेबल एंड प्रोबेबल। देखो भैया खुद से अगर सच में शॉर्ट सर्किट की वजह से कुछ ऐसी कारण की वजह से अगर कुछ हुआ है, फायर लगा है, इन दैट केस हम कंपनसेशन देंगे। खुद ही माचिस मार के जला दियो तो हम नहीं देने वाले, ठीक है। ऑर्डिनरी लॉस कॉज्ड बाय वाटर यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी और बाय फायर ब्रिगेड इन द एक्सिक्यूशन ऑफ देयर ड्यूटी। फायर है ना, तो इसके द्वारा अगर लॉसेस होता है तो भी फायर इंश्योरेंस के अंदर ही आता है, ठीक है। देखो लॉस कॉज्ड बाय वाटर यूज्ड टू फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में जो वाटर है कभी कभी आग पे डालने में उसमें भी तेजी से आग पकड़ लेता है ना। तो उसकी वजह से आग बढ़ गया या आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई या फायर ब्रिगेड द्वारा ये काम कर रहे हैं उनकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है,
तो भी आपको जितने मैक्सिमम लॉस होंगे ना उसको भरपूर करने की कोशिश करेगी। लॉस अराइजिंग एज ए कंसिक्वेंस ऑफ रिमूवल द प्रॉपर्टी फ्रॉम द बिल्डिंग इन विच फायर इज रैगिंग विद द इंटेंशन ऑफ सेविंग इट और लॉस ड्यू टू थेफ्ट ड्यूरिंग द कंसेशन कॉज्ड बाय फायर। देखो मान लो आपके घर में आग लगा और फिर भी आप जल्दी जल्दी अपने घर से कुछ सामान को बाहर की तरफ निकाल रहे हो, ऊपर से फेंक रहे हो, है ना, तो सामान को बाहर की तरफ निकालने टाइम ऐसे कुछ नुकसान हो जाते हैं, तो उसकी भी बिकॉज ऑफ फायर की वजह से तुमने ये किया है। ऐसा नहीं फायर लगानी है और सामान बाहर फेंक दी और मांग रहे पैसा, नहीं, फायर की वजह से ऐसी कुछ घटनाएं आपके घर में घटती हैं और इस दौरान आप बचाने की कोशिश करोगे तो मैक्सिमम सामान को आप बचाने की कोशिश कर रहे हो और इस दौरान अगर कोई चीज डैमेज होता है तो उसकी भी भरपाई करेगी, ठीक है, अगर फायर इंश्योरेंस ले रखा है तो। विजिस पेड टू पर्सन एंगेज्ड इन एक्सटिंग्विशर फायर, अगर फायर जो बुझाने में जो लोग लगे हैं, है ना, तो उनको कुछ प्रॉब्लम ऐसे आता है, उनको भी ये अगर इंश्योरेंस करा रखा है तो उनको भी पैसा प्रोवाइड कराया जाता है एज अ कंपनसेशन, ठीक है ना। लॉस नॉट कवर्ड बाय द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, कौन कौन से लॉस फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत नहीं आते हैं? तो देखो, लॉस ड्यू टू फायर कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, invasion, act of foreign enemy, hostilities or war, civil stir, riots, mutiny, martial law, military rising, rebellion या insurrections, इन सब वजहों से अगर आपके घर में आग लगती है, मान लो दंगे हो गए आपके एरिया में, उससे आपके घर में आग लग गया, तो इससे आपको पैसा बिल इंश्योरेंस नहीं कवर होगा। मिलिट्री लड़ाई हो रही है, बम गिर गया आपके घर पे, आग लग गया, तो नहीं मिलेगा। ये सब कुछ चीजें हैं जिसकी जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर नहीं आता है, ठीक है। लॉस्ट कॉज बाय सब टेरेन लाइक अंडरग्राउंड फायर की वजह से, अंडरग्राउंड फायर की वजह से आग लगता है, इस केस में भी आपको प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। लॉस्ट कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय ऑर्डर ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी की, पब्लिक अथॉरिटी अगर आग लगाते हैं, है ना, इस केस में भी आपको फायर इंश्योरेंस नहीं दिया जाएगा। लॉस और डैमेज टू प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय इट्स ऑन फर्मेंटेशन और स्पॉन्टेनियस कंबशन, एग्जांपल एक्सप्लोडिंग अ बॉम्ब ड्यू टू एन इनहेरिटेंस डिफेक्ट, बम फूटने की वजह से भी, अगर ऐसी कुछ चीजें से वजह से भी अगर आग लगा है तो भी इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं होगा। लॉस और डैमेज बाय लाइटनिंग और एक्सप्लोजन इज नॉट कवर्ड अनलेस दिस कॉज्ड एक्चुअल इग्निशन व्हिच स्प्रेड इनटू फायर, ठीक है। मान लो अगर आप लाइटनिंग हो रही, लाइटनिंग आपके घर पे गिरा, है ना, तो लाइटनिंग की वजह से भी आपके घर में अगर आग लगता है, ठीक है, तो भी आपको ये लॉस प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक है। तो भैया तो प्रोवाइड किससे करेगी? मान लो लाइटनिंग हुआ, लाइटनिंग से आग नहीं लगा, बट लाइटनिंग की वजह से आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी वजह से आग लगा, इन दैट केस वो आपको फायर इंश्योरेंस में पॉलिसी के अंदर कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फायर, कितने टाइप के फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज होते हैं। तो देखो, नंबर 1 होता है स्पेसिफिक पॉलिसी, नंबर 2 वैल्यूड पॉलिसी, नंबर 3 एवरेज पॉलिसी। इन तीनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्पेसिफिक पॉलिसी देखते हैं। अ स्पेसिफिक पॉलिसी इज अ पॉलिसी विच इंश्योर्स द रिस्क फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट तक का, अगर रिस्क हुआ है तो वो फिक्स्ड अमाउंट तक आपको प्रोवाइड करेगी। अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योरर विल पे द एक्चुअल लॉस और इंश्योर्ड अमाउंट विच एवर इज लेस। In this policy, the value of property has no relevance in arriving at the liabilities. क्या समझ में आया कि मान लो 15 लाख का घर था, 15 लाख का नुकसान हुआ, आपने 10 लाख का ये ले रखा है, 10 लाख तक का ही आपको मिला जाएगा। एक फिक्स्ड अमाउंट है, 10 लाख तक की नुकसान हम दे पाएंगे, इससे ऊपर होता है तो भैया वो आप जानो, ठीक है। तो ये हो गया स्पेसिफिक पॉलिसी का आएगा। फिर वैल्यूड पॉलिसी क्या होता है? इन सच अ पॉलिसी अ फिक्स्ड अमाउंट इज पेड एज कंपनसेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द लॉस। मतलब इसका मतलब है कि आपकी लॉस छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक फिक्स अमाउंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये आता है वैल्यूड पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एवरेज पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या आता है कि अगर आपकी छोटा आग लगे, बड़ा आग लगे, कुछ भी लगे, तो एक एवरेज वैल्यू निकाली जाएगी और वो एवरेज वैल्यू अमाउंट आपको पेड की जाएगी। और वो एवरेज वैल्यू कैसे निकलता है तो ध्यान से देखो क्या करते हैं। एग्जांपल इसका समझाता हूं एवरेज पॉलिसी के तहत। देखो एग्जांपल है, इफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, मान लो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है कितनी, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए वैल्यू है आपकी प्रॉपर्टी की, एंड सेम इज इंश्योर्ड एज 8 लाख का आपने करा रखा है, एंड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फायर इज 2 लाख इन सच अ केस, ठीक है। देखो 10 लाख की एक्चुअल प्रॉपर्टी है आपकी, आपने 8 लाख की पॉलिसी ले रखी है, ठीक है, और आपका जो डैमेज हुआ है वो कितना हुआ है, 2 लाख रुपए का डैमेज हुआ है। इस केस में अगर आपने एवरेज पॉलिसी ले रखा है, इस केस में आपको कितना पैसा मिलेगा? तो देखो टोटल कितना ले रखा है आपने, घर की प्रॉपर्टी कितने का है, 10 लाख का है, प्रीमियम ले रखा है 8 लाख का, नुकसान हुआ कितना, 2 लाख का, तो मल्टीप्लाई ऑफ 2 लाख, है ना। अब इसको सॉल्व करो तो 1,60,000 रुपए, ठीक है, 1,60,000। द बैलेंस ऑफ
₹40,000 शैल बी डन बाय द इंश्योर्ड हिमसेल्फ। अब देखो 1,60,000 रुपए तक का आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। 2 लाख का नुकसान हुआ था आपका, ध्यान रखना एवरेज पॉलिसी ले रखा है तो 2 लाख का आपका डैमेज हुआ था, है ना। तो हमने क्या किया, टोटल कितना प्रॉपर्टी 10 लाख की थी, 8 लाख का प्रीमियम लेकर रखा था, 2 लाख का नुकसान हुआ है तो 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,60,000 रुपए आपको तुरंत हाथों हाथ कैश मिल जाएगा। बट 2 लाख का नुकसान हुआ है, मिला कितना है 1,60,000। 40,000 का जो नुकसान हुआ वो जो पर्सन है इंश्योरर है उसको अपनी जेब से ही देना होगा, ठीक है। चलो ये आता है एवरेज पॉलिसी के अंदर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या होता है, दिस पॉलिसी कवर्स लॉसेस बाय फायर कॉज टू प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द सेम पर्सन्स बट लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेस अंडर अ सिंगल सम एंड फॉर वन प्रीमियम। Such a policy might cover goods lying in 2 warehouse at 2 different locations. This policy is always subject to average clauses. ठीक है, देखो इस पॉलिसी में क्या होता है, मान लो ये आप पर्सन है, आप अकेला पर्सन है और ये आपका 2 प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर ए, प्रॉपर्टी नंबर बी। आपने एक पॉलिसी ले रखा है, एक ही पॉलिसी ले रखा है, ठीक है, एक ही पॉलिसी ले रखा है और ये दोनों इसके लिए, है ना। अब दोनों में एक साथ तो आग लगेगा नहीं, जाहिर सी बात है, बहुत कोइंसिडेंट है कि आपको दोनों प्रॉपर्टी में एक साथ कुछ डैमेज हो जाए, फायर की वजह से आग लग जाए, है ना। अब मान लो आपने 10 लाख का ले रखा है ओके। तो अब मान लो कि प्रॉपर्टी बी में आग लग जाता है, किसी वजह से प्रॉपर्टी बी में नुकसान हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर्टी जो बी है इसमें नुकसान हो जाता है मान लो, तो ये जो पॉलिसी आपने 10 लाख का ले रखा है, ये पूरा का 10 लाख का नुकसान होता है तो 10 लाख पूरा का पूरा पॉलिसी अमाउंट चला जाएगा इसके कंपनसेशन में, ठीक है। और मान लो 5 लाख का नुकसान हुआ है और अचानक से उसी केस में इसमें भी कुछ नुकसान हो गया 2 लाख के आसपास। अब आपने 10 लाख की 5 लाख मान लो इधर चला गया, 2 लाख इधर चला गया, है। एक ही पॉलिसी से 2 अलग अलग लोकेशन पे 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, अलग अलग आपके जो वेयर हाउसिंग है उसके लिए एक ही पॉलिसी से आपने इंश्योरेंस करा रखा है, ऐसे को फ्लोटिंग पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है। देखो लिखा है दिस पॉलिसी कॉज लॉस बाय फायर की वजह से अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है कि प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सेम पर्सन बट लोकेटेड एट डिफरेंट, आपकी प्रॉपर्टी अगर 2 अलग अलग लोकेशन पे है, ठीक है, बट आपने एक ही पॉलिसी ले रखा है और एक ही पर्सन की वो 2 प्रॉपर्टी थी और फायर की वजह से कुछ प्रॉब्लम आती है, इस केस में पॉलिसी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों, एक में लगा तो उसमें चला जाएगा पैसा और उसमें लगा तो उसमें चला जाएगा, दोनों में लग गया तो कुछ आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बट ओवरऑल 10 लाख से ऊपर नहीं। ऐसा नहीं 10 लाख इसके लिए भी 10 लाख इसके लिए भी, पॉलिसी तो 10 लाख का लिया नहीं भैया, 5 इसके 5 इसके, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अगला है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्या हो जाता है, देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है, देखो दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑल इन वन पॉलिसी and cover risk the fire, theft, burglary, third party risk etc. It may also cover loss of profit during the period of business remain closed due to fire, है ना। तो अगर आप ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो आता है फायर इंश्योरेंस के अंडर में आता है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी अगर आपने ये ले रखा है तो इसके आप ये ऑल इन वन पॉलिसी कहा जाता है। अगर आपके घर में आग लगने की वजह से कुछ प्रॉब्लम आता है, चोरी हो जाता है, ब्लगरी हो जाता है, थर्ड पार्टी कुछ रिस्क हो ऐसा है, इन सब किसी भी वजह से अगर आपके घर में कुछ भी प्रॉब्लम आपकी प्रॉपर्टी को होता है तो वो आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। जरूरी नहीं है सिर्फ आग लगने से ही देंगे, इसीलिए इसका नाम है ऑल इन वन पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद आता है रिप्लेसमेंट और रीइंस्टॉलमेंट पॉलिसी। ये क्या है भैया, देखो ध्यान से, इन दिस पॉलिसी द इंश्योरर इंसर्ट अ रीइंस्टॉलमेंट क्लॉज वेयर बाय he undertake to pay the cost of replacement of property damage or destroyed by fire। फायर की वजह से अगर आपकी प्रॉपर्टी में जो भी नुकसान होता है उस नुकसान का रिप्लेसमेंट वो आपको प्रोवाइड करेगा। Thus he may reinstate or replace the property instead of paying cash, ठीक है। जैसे मान लो आपका एक जगह, मान लो ये इंडिया है, आपका मुंबई में घर था उसमें आग लग गया, मुंबई के किसी लोकेशन में, अब वो प्रॉपर्टी बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो गई, है ना। तो कंपनसेशन में आपको कैश ना देकर वो कंपनी क्या करेगी, आपको एक दूसरी जगह पे जमीन और घर प्रोवाइड कर देगी, उसी आपके जो पॉलिसी का प्लान है उसका जो अमाउंट है उसी के अंडर में, ठीक है। तो ये था हमारा रिप्लेसमेंट और रीइंस्टॉलमेंट पॉलिसी, ठीक है, क्लियर आ गया। आइदर टू पे कैश और टू रिप्लेस द प्रॉपर्टी, बट इसमें एक ऑफर मिलता है आपको, आप कैश भी ले सकते हो या प्रॉपर्टी या दूसरा प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, है ना। ये आपके पे डिपेंड रहता है, आप क्लॉज में ये चीज लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट होता है कि फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का तरीका क्या है। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपको लेना है तो क्या प्रोसीजर्स हैं। देखो सबसे पहले आप कंपनी सेलेक्ट करो कि भाई कौन से कंपनी से आपको फायर इंश्योरेंस लेना है, एसबीआई से लेना है, एलआईसी से लेना है,
ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक से लेना है, बजाज इंश्योरेंस लेना है, क्या क्या लेना है वो आप पहले कंपनी चूज करो। एंड द फर्स्ट स्टेप द फायर इंश्योरेंस कंपनी विथ विच द इंश्योरेंस इज टू बी इफेक्टेड मस्ट बी आइडेंटिफाइड। पहले तो अच्छा सोच समझ के एक अच्छी कंपनी को चूज करो, है ना। उसके बाद प्रपोजल फॉर्म को पढ़ो पूरी तरीके से, क्या वो प्लान है, कितना कवर होगा, कैसे होगा, है ना। प्रपोजल फॉर्म वुड रिक्वायर द फॉलोइंग डिटेल टू बी फिल। उसके बाद फॉर्म जो मिलेगा उस फॉर्म में सारे डिटेल फिल करना है। नेम एंड एड्रेस ऑफ आपका जो है घर का, क्या बिजनेस करते हो, एसेट्स का डिटेल वगैरह, टाइप ऑफ फायर इंश्योरेंस, कौन सी स्पेसिफिक पॉलिसी ले रखे हो, कॉम्प्रहेंसिव रखे हो, वैल्यूड पॉलिसी कौन सा ले रखे हो फायर इंश्योरेंस के अंदर, वो लिखना पड़ेगा। करेंट मार्केट वैल्यू क्या है आपकी प्रॉपर्टी का, अमाउंट फॉर विच द इंश्योरेंस इज टू बी टेकन, किस अमाउंट का आपने 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, कितने का इंश्योरेंस करा रखा है, ये सारे का सारे आपके प्रपोजल फॉर्म में लिखा होना चाहिए। फिर आता है थर्ड, एविडेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी। द इंश्योरेंस कंपनी में चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ प्रपोजर टू एस्टेब्लिश हिज क्रेडिबिलिटी एंड इंश्योर दैट ही इज नॉट बीन इन्वॉल्व इन एनी अनसक्सेसफुल एक्टिविटी। उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है वो चेक करेगी आपका घर कोई दूसरे का हड़पा हुआ घर तो नहीं है, प्रॉपर्टी किसी दूसरे से लेकर तो नहीं रखे हो, चोरी का माल तो नहीं है, वो आके इंस्पेक्शन करेगी। आपने जो भी लिखा आपके घर की करंट वैल्यू क्या है, क्या फर्नीचर अंदर रखा हुआ है, उनकी डिटेल्स, है ना, ये सारी डिटेल्स वो नोट डाउन करती है। तभी तो फायर लगेगा तो नुकसान, तब तो उनको पता चलेगा कि भाई क्या क्या चीजें घर में थी और क्या क्या चीजें खराब हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग ये कंपनसेशन देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद आता है डी सर्वे द प्रॉपर्टी को सर्वे करेंगे अच्छी तरीके से कि भैया क्या चीजें हैं, कितने टेबल हैं, कितने चेयर हैं, कितने एसी हैं, कितने फ्रिज हैं, इसका होगा। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, उसके बाद आपकी प्रपोजल फॉर्म जो भरे हो आपने, जो सारे डिटेल लिखी उसको वो कंपनी एक्सेप्ट करेगी, हाँ ठीक है। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ रिस्क बताएगी क्या क्या रिस्क हम कवर करेंगे आपको। द नेक्स्ट स्टेप इज टू पे प्रीमियम, वंस द प्रीमियम इज पेड द कवरेज ऑफ रिस्क वुड कमेंस। ठीक है, फिर कवर नोट आपको प्रोवाइड करेगी कि क्या क्या चीजें कवर। द इंश्योरेंस कंपनी में एक्सेप्ट रिस्क अनकंडीशनली और subject to certain conditions and may give provisional protection to the insured by the document known as cover note के थ्रू, कि भाई हम क्या क्या होने पे आपको देंगे और क्या क्या ना होने पे नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पॉलिसी, द फाइनल स्टेप टू इशू द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, फाइनली आपको इशू हो जाएगा। तो ये सब प्रोसीजर था फायर इंश्योरेंस का। ठीक है गाइस, अब इसके आगे का जो है मैरीन इंश्योरेंस है ना, मैरीन इंश्योरेंस बचा रह गया, हेल्थ इंश्योरेंस बचा रह गया, थ्रेफ्ट एंड बल्गरी, है ना, ये 3 बचा रह गया है। तो नेक्स्ट जो पार्ट 2 में इसका बनाऊंगा, पार्ट 2 में पूरा का पूरा मैं कवर अप कर दूंगा। आज पार्ट 1 में बस इतना ही, इतना पढ़ाई करो और तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट लेकर आता हूं, जल्दी लेकर आऊंगा, क्योंकि पीडीएफ तो बना हुआ है, बस वीडियो ही तो बनाना है ना। तो जल्द से जल्द मैं लेकर आपके लिए आऊंगा। अभी थोड़ा सा कुछ दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया, दैट्स व्हाई मुझे जाना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं ये कंप्लीट ही कर देता हूं 1 शॉट में। ठीक है, तो डोंट वरी, आप इतना पढ़ो, इतना प्रिपेयर करो, समझो। नाउ नेक्स्ट, तब तक नेक्स्ट वीडियो आई जाएगी। ओके, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।